कोशिश तो सभी की रहती है कि अपनी बचत को महा बचत करें, पर ये इसका करने का सही रास्ता क्या है? हमारे साथ जुड़ गए हैं सीए शुभम गोयल जी, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुभम जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, जो सबकी दुखती रग है कि अपनी कमाई का कितना हिस्सा हम सेविंग्स में रखें और सेविंग्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? देखिए, इसका कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि हमें कितना अपनी कमाई का हिस्सा सेविंग में रखना चाहिए जी। जितना ज़्यादा आप बचा सकते हैं, कितने फालतू खर्चे आप कम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी एक जनरल रूल कहा जाता है, जितनी भी आप बुक्स पढ़ेंगे तो 20 से 25% जो भी आपकी इनकम है वो आप अपनी बचाएं, उसे खर्च करने मतलब उसे खर्च ना करें। और कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिसमें आप नहीं बचा सकते, वो बात अलग है, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि अगले महीने फिर उसे कंपनसेट किया जाए। जी शुभम जी, हर उम्र में बचत ज़रूरी तो है ही, तो मुझे ये बताइए कि क्या हर उम्र के अलग अलग मायने पैमाने हैं बचत करने के? अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन्स की, क्योंकि एक बच्चा भी चाहता है कि भाई पॉकेट मनी मिले, कुछ सेव हो जाए। जब उसको उसके पसंद के खिलौने या टॉफ़ी नहीं मिलती है तो वो भी चाहता है कि काश कहीं से 10 रुपये आ जाए, लेकिन कहीं से मेरे पास आ जाए। तो बचत हर उम्र की जैसे अलग अलग है, उस बारे में बताइए। जी, हर उम्र की ज़रूरतें अलग होती हैं, उस हिसाब से बचत भी अलग करनी होती है। बच्चे से स्टार्ट किया जाए, उन्हें कोई खिलौना खरीदना है, उन्हें पॉकेट मनी मिल रही है तो वो खिलौना खरीदने के लिए अपनी बचत करते हैं। ऐसे ही अगर आप एक मध्य उम्र का कोई व्यक्ति है, उसे घर खरीदना है, उसके लिए वो बचत कर रहा है, गाड़ी खरीदनी है उसके लिए बचत कर रहा है। और थोड़ा जब रिटायरमेंट के करीब आते हैं तो फिर लोग प्लान करते हैं अपने रिटायरमेंट के लिए। लेकिन हमें ये शुरू से ही करना चाहिए अपने फाइनेंशियल्स गोल अपने अचीव करने के लिए। जैसे घर लेना है, गाड़ी खरीदनी है, ये शॉर्ट टर्म्स हो गए। और अगर आपने रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है तो आप स्टार्टिंग एज से ही, जब भी आप अर्न करना चालू करते हैं 20 साल 25 साल, जब से ही रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करना चालू करते हैं। शुभम जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और आप तो रोज ही बहुत से लोगों से मिलते होंगे। कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां आपको लगता है कि आजकल के लोग बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं और हमें उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है? अगर हम इंडिया की बात करें, सबसे ज़्यादा खर्चा करते हैं लोग घर को रेनोवेट करने में। आजकल इंटीरियर्स पे बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। तो बेसिक आप खर्चा कीजिए, बेसिक इंटीरियर रखिए, क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू भी एप्रिशिएट नहीं होने वाली। हाँ ठीक है, आपका अगर 50 लाख का बजट है तो आप 50 लाख का घर ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन आप 50 लाख के बजट में 30 लाख का घर लें और 20 लाख के इंटीरियर लगाएं तो वो ज़्यादा ठीक नहीं है। और इसके अलावा अभी फेस्टिव सीजन चालू हो जाएगा तो दिवाली पे गिफ्ट मतलब दिखाने के लिए कि हमने बहुत अच्छे गिफ्ट दिए हैं, तो अपनी मतलब हिम्मत से भी ज़्यादा वो फिर गिफ्ट परचेज करते हैं और फिर लोगों को बांटते हैं, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। अब शादियों का सीज़न चालू होगा तो शादियों में भी बेफिजूल के खर्चे वो चालू कर। तो कुल मिला के जितनी चादर है उतने ही पैर पसारने चाहिए शुभम जी। और एक और बात मैं जानना चाहूँगी कि हमारी सोसाइटी में एक अगर हम एवरेज इनकम की बात करें तो वो 40 से 50 हज़ार मानी जाती है। तो इसमें हम रेशियो को कैसे डिसाइड करें कि इफ़ समवन इज़ अर्निंग लाइक अबाउट 40 to 50,000, उसमें कितना रेशियो उसको अपना इन्वेस्टमेंट के लिए रखना चाहिए, कितना सेविंग के लिए रखना चाहिए और कितना अपना एक्सपेंडिचर के लिए करना चाहिए? जी अंशु जी, जैसे पहले कहा कि सबसे पहले तो अपने वो बेसिक खर्चे निकालेगा कि उसका महीने का कितना खर्चा राशन पानी में चला जाता है, बिजली के बिल में चला जाता है। तो अगर आज की डेट में अगर देखा जाए तो लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये में उसके घर के सारे खर्चे हो जाते हैं। फिर बच्चों की पढ़ाई की फीस हो गई है, वो अपने इनकम के हिसाब से बच्चों का स्कूल भी चुने। ये नहीं कि पड़ोसी के बच्चे तो जा रहे हैं इस स्कूल में, मैं भी उसी स्कूल में डालूंगा। बिल्कुल, तो उस हिसाब से वो कोशिश करे। देखने में मिलती है। हाँ, मतलब किसी से कंपेयर ना करे, अपनी इनकम को देखे और उस हिसाब से वो खर्चा करे और कोशिश करे कि कम से कम 15 से 20 हज़ार वो सेव कर ले। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब देखिए, सेविंग करना सब चाहते हैं, पर इसके बारे में इतनी जागरूकता और अवेयरनेस नहीं है कि ये करें कैसे। अब सेविंग तभी होती है, हमारी जनरेशन जानती है, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट में पहले तो आप ये बताएं कि फ़र्क क्या होता है? देखिए, पैसे बचाना वो तो हो गया सेविंग कि आपने 1 लाख रुपए की आपकी इनकम है, उसमें से 20-25 हज़ार रुपये आपने बचा लिए हैं, वो सेविंग हो गई। अब उस 20-25 हज़ार को आप कहाँ रखते हैं? फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं या शेयर मार्केट में लगाते हैं? ये हो गए इन्वेस्टमेंट टूल। आप कहाँ पे वो पैसा
इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको और रिटर्न मिलता है फालतू, मतलब एक अगर हम बेसिक हटा दें सेविंग अकाउंट में जो 2.5-3% का ब्याज मिलता है, उसके अलावा उससे ऊपर जो ब्याज मिल रहा है वो इन्वेस्टमेंट पे मिलता है। अब शेयर मार्केट में रिटर्न ऊपर नीचे होती रहती है, वो मार्केट लिंक्ड होता है, तो हो सकता है वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम भी हो जाए। तो उस हिसाब से आपको अपना दायरा रखना है कि आपको अगर सडन ही पैसे की ज़रूरत है, साल 2 साल, तो आपके लिए शेयर मार्केट नहीं है, तो फिर आप फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगाइए, उसके अंदर आप अपनी इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपनी सेविंग को उसमें डाल सकते हैं। शुभम जी, और कौन कौन सी सेविंग स्कीम्स हैं कोई गवर्नमेंट की तरफ से हमें मिल रही है, उसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, सेविंग करने का सबसे एक अच्छा तरीका ये है कि आप अपनी आरडी खोल सकते हैं। जैसे एफडी होती है, ऐसी होता है एक रिकरिंग डिपॉजिट। इसमें मंथली एक फिक्स अमाउंट होता है, सपोज 5,000 रुपये महीना आपको डिपॉजिट करना ही होगा। अब वो आप 1 साल की भी एफडी करा सकते हैं, 5 साल की आरडी करा सकते हैं, 1 साल की भी और 5 साल की। मिनिमम कितना कर सकते हैं इसमें? मिनिमम कोई लिमिट नहीं होती, 100 रुपये से चालू हो जाती है आरडी, और आप उसे 1 लाख की भी आरडी करा सकते हैं, 2 लाख की भी, जैसे मतलब आप एक मिडिल क्लास फैमिली अपनी इनकम के अकॉर्डिंग अपना इसमें रिकरिंग डिपॉजिट खोल सकता है। और जैसे सपोज किसी से मतलब कहा जाता है कि आप 1 लाख रुपए सेव कर लो एफडी में, तो एक सडन तो आता नहीं है, तो आरडी में वो ब्रेक करके 2 साल 5,000 रुपये महीना जोड़ेगा, तो 2 साल के अंदर 1,20,000 रुपये तो वैसे जुड़ गए, और ऊपर से ब्याज और मिलेगा, तो वो उसकी एफडी करा सकता है फिर बाद में। आपने यहाँ एफडी का जिक्र किया। एफडी एक ऐसा इन्वेस्टमेंट टूल है जिस पे हम सभी का सालों से बहुत विश्वास रहा है। आज भी बड़े बुजुर्ग शादी में बच्चों के लिए एफडी कराने में यकीन रखते हैं। तो एफडी कैसा टूल है इन्वेस्टमेंट के लिए आपके मुताबिक? अभी हिंदुस्तान के अंदर एफडी को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। हालांकि इससे अच्छे भी टूल होते हैं, डिपेंड करता है आपकी वही रिस्क एपेटाइट पे। एफडी के अंदर आपको 6 से 8% के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन योर एज और टेन्योर ऑफ फिक्स डिपॉजिट, आपको इंटरेस्ट मिलता है। और अभी रिसेंटली आरबीआई ने ये भी अनाउंस किया है कि अगर आप प्री मैच्योर करते हैं 1 करोड़ तक की एफडी, तो उस पर आपको पेनल्टी भी नहीं लगेगी। पहले बैंक पेनल्टी लिया करते थे, सपोज जैसे 7% इंटरेस्ट है, तो 1-2% की पेनल्टी भी हुआ करती थी। आपने अगर 2 साल की एफडी कराई है और 1 साल बाद ही आप निकालना चाह रहे हैं, तो अभी सरकार ने भी एफडी के लिए एक बड़ा अच्छा कदम उठाया है कि उन्होंने प्री मैच्योरिटी पे शुभम जी, इस बारे में जानकारी हम आपसे और लेंगे। इससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए जानते हैं उनका क्या सवाल है। सक्सेना जी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, आप अपना सवाल पूछिए, हमें सुन पा रहे हैं। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। आई थिंक कनेक्टिविटी में कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा, ये बताइए कि एफडी तो की बारे में हम बात कर रहे थे, इसके अलावा और सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या प्रावधान है? क्योंकि जब तक नौकरी करते हैं जब तक तो एक आय निरंतर आती रहती है, लेकिन उसके बाद असली समस्या और आपकी सेविंग्स की अहमियत आपको समझ आती है। जी, सीनियर सिटीजन के लिए एक तो यही फिक्स डिपॉजिट का एक प्रावधान होता है। वो ऐसी फिक्स डिपॉजिट भी करा सकते हैं कि जिसमें मंथली या क्वार्टरली इंटरेस्ट आपके अकाउंट में ही क्रेडिट हो जाता है, तो उससे आप अपना जो भी मंथली एक्सपेंसेस होते हैं वो बियर कर सकते हैं। दूसरा, सरकार ने उनके लिए स्पेशल योजना भी निकाल रखी है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, तो उसके अंदर वो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें थोड़ी ब्याज दर भी ज़्यादा मिलती है। तो ये 2 स्कीमें हैं मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए। बाकी अगर उनका रिस्क एपेटाइट है तो वो म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, इन सब के अंदर भी पैसा डाल सकते हैं। सर, एक और हमारे पास में फॉर्म होता है SIPs, तो यंगस्टर्स के लिए, यूथ के लिए क्या ये ठीक है? इसके बारे में बताइए। SIP भी बहुत अच्छा टूल है। अगर आपका टाइम हॉरिजन 5 साल या उससे ऊपर है, 3-4 साल मिनिमम, तो आप SIP के अंदर जा सकते हैं। उसके अंदर भी अगर देखा जाए तो 12 से 15% का रिटर्न आ जाता है। नहीं, जैसे आपने बताया, अब क्या होता है, आपको अपने अकाउंट में अगर पैसे दिखते हैं तो आपका मन करता है अरे शॉपिंग कर ली जाए। तो कई लोग होते हैं वो बहुत सारे अकाउंट्स खोल के रखते हैं, या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी सारा धनराशि एक ही अकाउंट में रखते हैं।
वो साइबर रिस्क के माध्यम से ठीक है, नहीं है? कपल ऑफ बैंक अकाउंट्स आर गुड और यू शुड सिक्योर योर मनी इन वन अकाउंट? नहीं, देखिए, अगर आपको साइबर सिक्योरिटी का इशू लगता है तो आप एक की जगह 2 अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा अकाउंट खोलना बहुत ही दिक्कत वाला काम है। आप ऐसा कर सकते हैं कि एक अकाउंट में आप अपना ऑनलाइन एक्टिवेट ही नहीं कराइए बैंक अकाउंट जिसके अंदर आपकी धनराशि ज़्यादा हो, और दूसरा आप नॉर्मल डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिससे EMI जानी है या आपने कोई ऑनलाइन पेमेंट करनी है। जब भी आपको फंड्स की नीड है तो एक चेक एक अकाउंट से काट के दूसरे अकाउंट में डाल दीजिए, वो फंड ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिर आप उसके थ्रू ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ये तो एक साइबर सिक्योरिटी के लिए हो गया, और बाकी जितने कम से कम आप अकाउंट रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बैंक तो कम से कम अकाउंट हमें रखने चाहिए। शुभम जी, चर्चा में आगे बढ़ेंगे उससे पहले छत्तीसगढ़ से एक और हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, आइए जानते हैं उनका क्या सवाल है। जी, अपना सवाल पूछिए अगर आप तक आवाज़ पहुँचती है तो। दूरदर्शन देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। मैम, मेरा सवाल ये है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरी पॉकेट मनी लिमिटेड है जो कि मेरे माता पिता द्वारा दी जाती है, तो स्टूडेंट अपनी सेविंग कैसे करे? जी, थैंक यू। तो जो अभी हम डिस्कशन कर रहे थे कि एज अ स्टूडेंट लिमिटेड रिसोर्स है, पर फिर भी सेविंग तो करनी जरूरी है। आज का युवा हो चुका है जागरूक, हर कोई अपने लिए स्टैंड लेना चाहता है, खड़ा होना चाहता है अपने पैरों पर, तो इसके बारे में बताइए कैसे सेविंग की जा सकती है? देखिए, अगर पॉकेट मनी मिल रही है तो पेरेंट्स को पॉकेट मनी देते हैं कि वो अपने खर्चे निकाल लें, लेकिन ये अच्छी बात है। इनकी बात सुन के लगा कि हाँ, ये सेविंग करने के लिए काफ़ी जागरूक हैं, तो इनके लिए 2 ऑप्शन ज़्यादा अच्छे रहेंगे। आप ये मंथली RD भी करा सकते हैं और मंथली SIP भी करा सकते हैं। अगर इन्हें लंबे टाइम के लिए पैसे सेव करने हैं तो SIP करा सकते हैं, अदरवाइज 6 महीने या साल भर की RD करा सकते हैं। फिर अगर फिर भी ज़रूरत नहीं है तो फिर उसे फिक्स डिपॉजिट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वो उनको डिसाइड करना है कि उनको वो जो पैसे सेव कर रहे हैं उसकी ज़रूरत कब पड़ेगी। तो अपनी आय के हिसाब से और अपनी ज़रूरतों के हिसाब से प्लानिंग को आगे बढ़ा सकते हैं। आई थिंक फाइनेंशियल लिटरेसी बच्चों में और युवाओं में भी बहुत ज़रूरी है। हम इतना सब कुछ पढ़ाते हैं, सेव करना भी हमें शुरू से ही उनको सिखाना चाहिए। जी बिल्कुल। और जैसे हमारे सभी के गोल्स होते हैं कि बच्चे बड़े होंगे, उनकी फर्दर एजुकेशन के लिए हमें चाहिए, तो मिनिमम और मैक्सिमम कितने टेन्योर के लिए हम RD या SIP कर सकते हैं? इसका कोई मिनिमम और मैक्सिमम टेन्योर नहीं होता। अगर मानिए कुछ लॉक इन पीरियड होता है जैसे SIPs का, या फिर आपने आज से इन्वेस्ट करना शुरू किया और कभी भी पैसे निकाल सकते हैं? SIP के अंदर डिपेंड करता है आप कौन से फंड के अंदर पैसा लगा रहे हैं। लॉक इन तो इसके अंदर भी नहीं होता। अगर टैक्स सेविंग आपने म्यूचुअल फंड खरीदे हैं तो उसके लिए तो 3 साल का लॉक इन है। अदरवाइज आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। अगर कुछ म्यूचुअल फंड 1 साल से पहले पैसे निकालने पे एग्जिट लोड लेते हैं 1% का। सपोज 1 लाख रुपए आपने पैसे लगाए और उनकी वैल्यू 2 लाख हो गई और आप 1 साल से पहले ही पैसा निकाल रहे हैं, तो वो 1% टैक्स मतलब पेनल्टी लगा के आपको 1,98,000 वापसी कर देंगे। और शुभम जी, कोई मिनिमम एज भी है कि इस एज से शुरू कर देना चाहिए? मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, इन्वेस्टमेंट के लिए कोई ऐसी मिनिमम एज नहीं है। जितना जल्दी आप चाहें, मतलब 10 साल का बच्चा भी अपने पिगी बैंक के अंदर पैसे सेव ही करता है, तो इसकी कोई उम्र नहीं है, अपने मन मुताबिक आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। शुभम जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए जानते हैं उनका क्या सवाल है। गुजरात से जी, अपना सवाल पूछिए अगर आप तक आवाज पहुंचती है तो। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। भरत पटेल, अहमदाबाद गुजरात से बात कर रहा हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि RD से ज्यादा SIP में रिटर्न मिलेगा? जी शुक्रिया। RD से ज्यादा SIP में रिटर्न मिलेगा या नहीं? इसका तो कोई गारंटेड वो नहीं है, लेकिन हाँ, SIP अगर आप डेट फंड में करते हैं तो ऑब्वियसली FD से ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि डेट फंड की रिटर्न 9 से 10% आ जाती है और FD की रिटर्न लगभग 6 से 7% ही है। देखिए, एज ओल्ड हम सबकी माताओं की एक सेविंग रही है, वो है गोल्ड में इन्वेस्ट करना। तो गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट प्रोपोजिशन कैसा है? देखिए, अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपको देखना पड़ेगा किस टूल में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप गोल्ड की ज्वेलरी ले रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। बट क्या हम उसको सेविंग मानेंगे? वो आप सेविंग नहीं, आपकी एसेट हो गई एक तरीके से। हाँ, एसेट हो गई। लेकिन अब ज्वेलरी आप ले रहे हैं तो 15%
नहीं, मिनिमम 10% तो आप मान ही लीजिए उसमें मेकिंग चार्जेस दे रहे हैं। तो 1 लाख की ज्वेलरी में अगर 10,000 रुपये आपने सिर्फ चार्जेस ही दे दिए तो 90,000 ही आपने एक तरीके से कुछ सामान खरीदा है। तो आप इससे बेटर है आप गोल्ड के फंड्स ले लीजिए, गोल्ड ETF ले लीजिए या गोल्ड बॉन्ड ले लीजिए अगर आपने गोल्ड में ही इन्वेस्टमेंट करनी है तो। जी, थैंक यू सो मच शुभम जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने साझा करी। मुझे लगता है दर्शकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये जानकारियाँ रही होंगी। बचत दिवस के ऊपर बचत कितनी ज़रूरी है, कैसे हमें बचत को करना चाहिए। थैंक यू सो मच शो में जुड़ने के लिए, आपका कीमती समय हमारे लिए बहुत ही उपयोगी रहा। धन्यवाद।